हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में। तो आज की वीडियो में हम जो सीटेट का पेपर हुआ है 21 जनवरी 2022 को, जो पोस्टपोन हो गया था, तो उसकी जो आंसर की है उसको हम देखते हैं। इसमें खाली मैं आप लोगों के लिए सीडीपी की जो करेक्ट आंसर है वो ही आपको डिस्कस कराऊंगा कि आप लोग बस सही से ऑप्शन मैच कर लेना कि आपकी आंसर के साथ कौन सा मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें दिया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने का प्रभावशाली तकनीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पाठ यानी कि इसका फोल्डिंग हम कब देते हैं, जब कोई बच्चा कहीं पर अटक जाए, यानी कि समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत को इशारा देना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे भिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन करेंगे जो जो यानी कि आप बच्चों के लिए प्रभावशाली कैसा होगा। तो उसका राइट ऑप्शन होगा सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। ठीक, अभी मैं आप लोगों के लिए बस इसके जो सही सही ऑप्शन है बस वो ही बता रहा हूँ, और जो डिस्कशन होगा वो पूरा मैं आप बाद में वीडियो बना दूँगा। अभी बस आप लोग अपना आंसर की मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। यानी कि गुणज, तो गुणज से सीधा सीधा हमको समझ आ रहा है कि ये कौन सी संकल्पना है, गणितीय संकल्पना के अधिगम में कठिनता से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिससे अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो हमारा बच्चे का विकास होता है उसमें राइट कौन सा कथन सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के एज पूछी है, वो तो आप लोग जानते ही होगी। तो इसकी होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो कैसे हों। औपचारिक चिंतन को प्राथमिकता दें, या फिर जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोज को महत्व दें। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा मेरे अकॉर्डिंग वो होगा जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व दे, क्योंकि इसमें बच्चा खुद एक्टिव रहेगा। ठीक, और ये क्वेश्चन है, सीइंग ए हॉर्स ए 3-year-old चाइल्ड एक्सक्लाइम्ड वाओ सच ए बिग डॉग। यानी कि जो क्वेश्चन आया था हमारा, इसने एक बच्चे ने घोड़ा देखा और उसने कहा कि कितना बड़ा कुत्ता। तो जो ये प्रक्रिया है हमारी जीन पियाजे से रिलेटेड है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसिमिलेशन। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो इसकी ये पियाजे की हमारी स्टेजेस है जिनके अंदर ये हमारे जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। ठीक, और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में महत्वता पर जोर देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पारस्परिक क्रियाएं। ठीक,
तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत व्याख्या करता है, वो किस चीज़ की व्याख्या करता है वो? इसका राइट ऑप्शन होगा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा राइट ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है, यानी कौन सा बिल्कुल जो मैचिंग है ये बिल्कुल सही है? तो इसका जो जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन होती है हमारी, आंतरिक अभिप्रेरणा जिज्ञासा से रिलेटेड होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन 15 को देखते हैं अब। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसको देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। ठीक, तो इसका ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होती है? तो बच्चों में भाषा जो प्रभावित होती है वो अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों से ही इफेक्ट होता है बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में जो एक टीचर होती है वो ज्ञान को सक्रिय संरचना प्रक्रियाओं को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा समानता पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा RT एक्ट 2009 है, तो वो सबको इक्वल करने पर आधारित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है या फिर अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसको केवल देखो, जिसमें ओनली है वो तीनों विकल्प बेकार हैं, इसको हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, जिसमें बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों के सामने जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है उसको हम एक ही, ना कि शाब्दिक, ना ही मौखिक, ना ही विजुअलाइजेशन, उसको हम बहुत सारी उसमें प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो इसका प्राथमिक कारक कौन सा? निकष्ट परिवार। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है 24 का 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापिका अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। तो ये किसका उदाहरण है? ये हमारा है जेंडर पक्षपात का। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बच्चों को अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक, प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कि जो हमारी लर्निंग है अधिगम है उसको कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? तो मोटिवेशन, सोशल कॉन्टेंट, इमोशन, पेडागोजिकल अप्रोच। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं जो हमारे सीखने का जो तरीका है उसको इफेक्ट में डाल सकते हैं, इनका इफेक्ट पड़ेगा हमारे सीखने के तरीक़ों पर। तो मोटिवेशन भी, सोशल कंटेंट भी, इमोशन भी और पेडागोजिकल अप्रोचेस भी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। टू टीच ए कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इन प्राइमरी गर्ल्स ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन
ऑफ कंटेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगी, उनको कौन सी रिलायबल होंगी चीज़ें, जो बच्चे जल्दी से जल्दी अपने कनेक्ट तो हो जाए उन चीज़ों से। तो पहले कॉन्क्रीट मटेरियल्स, पिक्चर्स एंड सिम्बल्स, तो इसका होगा मूर्त वस्तुएं हो गई और जी पिक्चर हो गई और कुछ सिंबल हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 28 का ऑप्शन नंबर 3। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन किस तरह को दर्शाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्व यानी प्रथा का पहला चरण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 29 का 1। और क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन CDP का, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा का एक मॉडल सुझाया गया है। ठीक है, तो आप लोग मैच कर लीजिए कि जितने भी आपको क्वेश्चन ठीक हुए हैं उनको आप देख लीजिए और मैं